बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान और आज की अच्छी बात से ही सुबह सवेरे पाकिस्तान के शो का हम आगाज़ करने वाले हैं। और आज की अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी तो अल्लाह ताला सबको देता है और यकीनी तौर पर ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है अगर सेहत से भरपूर हो। मगर इस ज़िंदगी को सिर्फ खाना पीना और सोने की हद तक नहीं रखना चाहिए, बल्कि ज़िंदगी के अंदर कुछ मकासद होने चाहिए आपके, कि आप ज़िंदगी में एक ऐसा पीरियड अपना गुजार के जाएँ लोगों के बीच या कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पर आप मौजूद हैं, तो आपके जाने के बाद दुनिया वाले आपको याद रखें। ज़िंदगी तो अल्लाह ताला सबको देता है और हम देखते हैं सिर्फ चंद गिने चुने नाम हमें नज़र आते हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद होता है और वो कुछ करके जाते हैं लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए और या फिर इस मुल्क के लिए, और हमेशा ता क़यामत वो लोग ज़िंदा भी रहेंगे हमारे दिलों के अंदर। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स को एक सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता की है तो उस ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, इस मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारें ताकि आने वाले वक्त में आने वाली नस्लें जो हैं वो आप लोगों को हमेशा याद रखें कि आप लोगों ने क्या क्या काम किया है, कितने बड़े बड़े गोल्स थे जो आपने अचीव किए हैं। और कभी भी ज़िंदगी जब आपके मकसद से भरपूर नहीं होगी, उसमें अज़्म नहीं होगा, उसमें इरादा नहीं होगा, तो फिर ज़िंदगी एक जानवर की तरह सिर्फ आपकी गुजरती है। जानवर भी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, मगर सिर्फ वो उठता है, सोता है, खाता पीता है और सिर्फ इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, या खुद किसी का शिकार करता है या फिर शिकार हो जाता है। मगर अगर इंसान को अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो आपके ज़िंदगी का लाज़मी कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। तो कोशिश करें कि इस अच्छी बात के साथ वो तमाम लोग जो सुबह सवेरे पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है तो आज से ही तय करें कि आपको अपनी ज़िंदगी में कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनको अचीव करना है। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही मैं मौसम का अहवाल भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि आज सारा दिन में मौसम कैसा रहेगा। उम्मीद है कि आज आप लोग जो काम करने वाले हैं सब पाया तक मिल तक पहुंचेंगे। मौसम की शिद्दत जैसी भी हो, कभी मौसम अच्छा भी मिलता है और कभी मौसम हमें नज़र भी आता है थोड़ा गर्म हो गया है। तो लेट्स सी आज मुख्तलिफ शहरों का मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम हम आपसे शेयर कर लेते हैं। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत तो 18 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और लाहौर के बाद इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में जो कम से कम दर्जा हरारत मेरे पास है वो तो 19 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दिन भर मौसम कुछ बेहतर रहेगा। अच्छा, कराची में आज हमें गर्मी देखने को मिल रही है क्योंकि कराची का टेम्परेचर हमें हाई नज़र आएगा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत तो 25 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पेशावर भी आज रोज़ाना की बुनियाद से हटकर थोड़ा सा गर्म शिद्दत हमें दिखाने वाला है क्योंकि पेशावर में भी कम से कम दर्जा हरारत तो 18 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कोयटा के दिन का आगाज़ तो बेहतर हो सकता है, मगर हाँ जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसके साथ साथ मौसम की हिद्दत हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी जो कि गर्मी की वजह से होगी। कम से कम दर्जा हरारत कोयटा का 12 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मगर जो लोग आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके लिए मौसम बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आज भी आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत तो 11 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बहुत सारे ऐसे हीरोज़ भी हमारे बीच मौजूद होते हैं जो शायद हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं और उनके ओझल हो जाने की वजह से वो किन तकालीफ से गुजर रहे होते हैं, किन मुश्किलात का शिकार होते हैं, हमें कभी अंदाज़ा ही नहीं हो पाता, हम समझ ही नहीं पाते। एक ऐसे ही हीरो से, एक ऐसे ही सितारे से आज मैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, खेला, आलमी मुकाबले में ट्रॉफ़ी जीती। यकीनी तौर पे हम लोगों के लिए वो बहुत बड़े हीरोज़ हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। मुझे मगर इतनी तकलीफ़ के साथ बताना पड़ रहा है कि आलमी मुकाबले में जो ट्रॉफ़ी उन्होंने जीती वो अब बेचने पर मजबूर हो गए हैं। ट्रॉफ़ी बेचने की वजह क्या है? क्या हम लोग अपने हीरोज़ को, अपने सितारों को, अपने खिलाड़ियों को उस तरह से प्यार नहीं दे पाते, उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है।
हम लोग उनको तवज्जो दे पाते हैं। जैसे सुबह सवेरे पाकिस्तान उन तक पहुंचा, उनको लेकर आया, उनसे बात हम करने वाले हैं, तो क्या उनकी फेडरेशन या फिर मुतल्लिका जितने इदारे हैं उनकी नज़रों से वो ओझल क्यों है, जो कि समझने से या समझ से हमारी बालातर है। चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। और ऐसे ही एक सितारे से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। साबिक स्टार हैं, टेनिस प्लेयर गुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। गुल हमीद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी जो मैंने सूरत हाल बताई, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने अल्फाज में देखने वालों तक शेयर करें कि आप अपनी ट्रॉफ़ी लेकर आए हैं, बेचना चाहते हैं, मगर ये तो वो एजाज़ात होते हैं जो सारी ज़िंदगी मरते दम तक साथ चलते हैं। आप इन एजाज़ों को बेचने पर क्यों मजबूर हैं? ये इसकी कुछ वजूहत ये हैं जी कि मेरे प्रेसिडेंट साहब हैं सलीम सैफुल्लाह साहब, लॉन टेनिस के। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि गुल हमीद, आप मुझे अपनी फ़ाइल बना कर दें ताकि मैं आपका वजीफ़ा लगा सकूं। ठीक। तो ये आज की बात नहीं है, बिफोर 1 ईयर मैंने अपनी फ़ाइल दी इनको। वो फ़ाइल पता नहीं कहाँ चली गई। वो मुनीबा मज़ारी साहबा ने मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने उसमें मेरे साथ बैठे हुए थे और मैंने सलीम सैफुल्लाह साहब को कहा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कैद नहीं की कि यार ये बंदा कौन है, कहाँ रहता है, क्या है। हालांकि मैंने पाकिस्तान को खिलाड़ी दिए, पाकिस्तान के लिए एक नंबर 1 खिलाड़ी पैदा किए। राजा आसिफ डेविस कपर, नायला गुलिस्तान, शी इज़ 3 ईयर्स पाकिस्तान नंबर 1, ये उनकी सिस्टर है। राजा फैसल ITF जूनियर चैम्पियन। नाउ स्टिल अकील खान इज़ द पाकिस्तान नंबर 1। हालांकि मैंने उनको कुछ नहीं सिखाया अकील को, ना मैं उसके साथ खेल सकता हूँ, वो बड़ा जूनियर है मेरे से, लेकिन उसका बड़ापन है मेरे लिए कि वो जब भी कोई मैच खेलता है तो वो मुझसे लाजमन गाइडिंग लेता है कि गुल हमीद साहब, आपने इतना कुछ दिया इस मुल्क को, इतना कुछ दिया। वो ट्रॉफी भी मैं चाह रही हूँ ज़रा आप अपने हाथों में उठाकर अगर हमें दिखा सकें। आपने इतना कुछ दिया, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स दिए, इस मुल्क के लोगों ने आपको क्या दिया, फेडरेशन ने क्या दिया? अच्छा, ये वो ट्रॉफ़ी है जी, और ये वो शील्ड है जो मैंने +60 में लास्ट ईयर जीती है जी, ITF इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मैंने ये ट्रॉफ़ी जीती थी। और ये ट्रॉफ़ी जो है ये ITF इंटरनेशनल रनिंग ट्रॉफ़ी है जिसकी मैंने हैट्रिक की थी पाकिस्तान के लिए। प्रेसिडेंट मेरे से ले रहा है बाय हैंड फाइल कि मैं आपका वजीफ़ा लगाता हूँ, और वो बिफोर 1 ईयर से कोई उसका रद्दो-बदल नहीं है। जब मैं नीचे जाके पूछता हूँ कि यार वो ट्रॉफ़ी वो गुल हमीद साहब, पाकिस्तान के लिए आपने कौन कौन सी कामयाबियां हासिल की हैं? शायद ज़मीर जाग जाए फेडरेशन का या मुतल्लिका इदारों का, ज़रा बताइए। जी, पाकिस्तान के लिए मैंने ओमान ओपन जीता जी 1985-86 में, जहां एक खिलाड़ी 3 साल से नंबर 1 था, इंडियन कृष्णा भूपति, और उसका बेटा महेश भूपति वहाँ खेलते थे जी। तो वो ओमान में भी मुझे किसी ने भेजा नहीं पाकिस्तान से, मैं एज ए लॉन्ड्री मैन बन के चला गया, मेरे मामू ले गए वहाँ से। और मैं रोज़ पेपर पढ़ता रहा। जब पेपर में मैंने देखा कि ओमान ओपन चैम्पियनशिप हो रही है, तो वो भी मैंने अपने लॉन्ड्री मैनेजर से बात की, तो उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया। वो कहते हैं नहीं, आपका तो 2 साल का वीज़ा लगा हुआ है लॉन्ड्री का, आप कहीं नहीं जा सकते। तो मैंने उससे कहा यार अगर आप माइंड न करें तो मैं अपनी कुछ सोर्स लगा लूँ। उन्होंने कहा इजाज़त है। तो एक ऑस्ट्रिया का GM था, मैं उसके पास चला गया बजाय इसके कि मैं लॉन्ड्री में जाता। तो मैंने उससे बात की, उसको मैंने बताया कि आई डोंट नो हाउ द वर्क इन लॉन्ड्री, मुझे नहीं पता लॉन्ड्री में क्या काम होता है, लेकिन वहाँ लॉन्ड्री में मेरा काम ये था कि सुबह के टाइम मशीनें ऑन कर देनी और शाम को ऑफ कर देनी, बस ये इतना मेरा काम। गुल हमीद साहब, मुझे एक बात बताएं, कभी लगता है आपको कि आपने जितनी स्ट्रगल इस खेल के लिए की, अगर आज आप लॉन्ड्री सेक्शन में ही होते या कुछ और कर लेते तो शायद आपको आज ये मुश्किल ना देखनी पड़ती, बच्चों का पेट पालने के लिए आपको वो तकलीफें ना उठानी पड़ती, लेकिन शायद ये ट्रॉफी देख के आपको अब होती हो। मैं उसकी आपको एक जवाब देता हूँ कि एक इंडियन कृष्णा भूपति जब वो मेरे से सेमीफाइनल हारा
एक्सक्यूज मी, मैं सुन रही हूँ जब वो मेरे से सेमीफाइनल हार गया, जी हाँ, तो उस इंडियन ने मुझे कहा कि गुल खान यू टीच आवर चिल्ड्रन इन इंडिया, तो क्या मैं उसकी बात मान लेता? और मैंने उससे कहा यार बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी ऑफर आप मुझे दे रहे हैं, बट इफ़ यू डोंट माइंड आई टीच आवर चिल्ड्रन इन पाकिस्तान। तो क्या ये मैंने गलती की है? नाउ आई एम 70 ईयर्स ओल्ड, सो व्हाट कैन आई डू? मैं तो अब टेनिस नहीं खेल सकता, मैं तो खड़े होके कोचिंग कर सकता हूँ, एक्सरसाइज करवा सकता हूँ, अच्छी तरह बच्चों को फिट कर सकता हूँ, बाकी मैं खेल तो नहीं सकता, मैं भाग तो नहीं सकता। ठीक है जी, ये मेरी एज है, और मैंने ये जो ट्रॉफी है ये मैंने हैट्रिक की है, ये वर्ल्ड क्लास ट्रॉफी है ITF, ये कोई आम ट्रॉफी नहीं है जी। 3 साल कंटिन्यू मैंने जीती तो मुझे ये ट्रॉफी मिली। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गुलाम साहब, आपने सुबह पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। अपने हीरोज़ की बात कर रहे होते हैं, यकीनी तौर पे तल्ख चीज़ें सामने आती हैं, मगर कोशिश होती है कि मुस्बत तरीके से उनकी आवाज़ उठाई जाए ताकि देखने वाले जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक की आवाज़ पहुँच भी जाए और वो इसका कुछ सद्देबाब भी कर सके। मौसम तो बदल रहा है, हम बदलते हुए मौसम को एंजॉय तो कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पे जब विंटर्स आना शुरू होते हैं कि हम लोग एंजॉय बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं, मगर बदलते मौसम में जो वायरल किस्म की बीमारियां होती हैं उनका बड़ा हमें ख़तरा होता है। और वाकई बहुत सारे लोग हैं जो कि बीमार भी हो जाते हैं। बीमारी की नौयत कुछ भी हो सकती है, मगर जब वायरल इन्फेक्शन है वो आप पे अटैक करता है, डेफिनेटली आप लोग बीमार होते हैं। तो इस सर्दी को एंजॉय आप ज़रूर कीजिए, मगर इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, ये बीमारियाँ कौन कौन सी हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि इस बदलते मौसम में आपके ऊपर भी किसी बीमारी ने अटैक कर दिया है तो आप उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। हमेशा जब भी हम स्किन से रिलेटेड बात करते हैं तो 2 हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद रहते हैं। माहिर अमराज़ जल्द हैं डॉक्टर अली काज़मी, वो मौजूद हैं, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मुबशर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशर आपका भी। अच्छा, सबसे पहले मौसम तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, मगर डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि बीमारियाँ कौन कौन सी ऐसी होती हैं जो बदलते मौसम में, जैसे विंटर अब आ रहा है तो हमें सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है? जी, इस तरह के दुनिया में आप समझ लें 2 किस्म की बीमारियां होती हैं। एक होता है जिसका रीज़न कॉज पता होता है, एक होता है कि जिसका रीज़न नहीं पता होता, उसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। कॉज नॉट नोन, एटियोलॉजी नॉट नोन, रीज़न नहीं उसका पता। अब जिनका रीज़न पता है बीमारियों का, हम स्किन की जिस तरह बात करें तो उसमें फर्दर 2 किस्म की वो होती हैं, एक होती है वायरल, एक होती है बैक्टीरियल। ये 2 अलग हैं। बैक्टीरियल को हम नहीं ले रहे, हम वायरल डिजीज़ को ले रहे हैं। ये एक जरासीम होता है, माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है, आँख को नज़र नहीं आता। एक बहुत बारीक जरासीम होता है जो फैलता है, और जितनी वायरल डिजीज़ होती हैं ज़्यादा इस मौसम में, ये जो बदलता सीज़न है इसके अंदर सारी वायरल डिजीज़, फॉर एग्जांपल जैसे 3-4 मैं नाम लेता हूँ जो कॉमनेस्ट हैं ताकि लोगों को पता चले हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। वायरस की और डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरिया की और होती हैं। तो वायरस में जैसे आपने अभी जिक्र किया चिकन पॉक्स का है, चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है। मीज़ल्स, जो मीज़ल खसरा निकलता है वो एक वायरल डिजीज़ है। डेंगू एक वायरल डिजीज़ है। अपना मोलस्कम्स या वॉट्स जो लोगों को निकलते हैं मुँह के हाथों पे, ये एक वायरल डिजीज़ है। तो इस तरह की और बहुत वायरल डिजीज़ हैं जिसके अंदर, जिसने आपने जिक्र किया, अगर हम कहें कि चिकन पॉक्स ये सबसे कॉमन डिजीज़ है और बच्चों में बहुत कॉमनली देखी जाती है जी। तो ये भी एक वायरस है। वायरस वो चीज़ होती है जिसका कोई उसका कोई दवाई नहीं होती वायरस की, यूजुअली नहीं होती, ये अफेक्ट नहीं उसके अंदर करती। तो जिसमें चिकन पॉक्स होता है तो हम वायरस के लिए नहीं दवाई दे रहे होते बच्चे को, हम उसकी सुपर एडिड इन्फेक्शन के लिए कोई एंटीबायोटिक देते हैं कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी लो हुई होती है। वायरस कैसे लगता है? जो चिकन पॉक्स का वायरस है ये लगता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। बच्चे खांसते हैं उस कमरे में, इससे स्कूल में क्यों बच्चों को रोका जाता है अगर किसी को लाकड़ा काकड़ा चिकन पॉक्स हो जाए, उसके लिए रोकते हैं। जब तक ये बच्चों में रहता है वो इन्फेक्शन है, जिस्म पे बड़े बड़े आबले दाने निकलने शुरू हो जाते हैं पूरे सर से लेके पाँव तक, और उस पर ख़ारिश होती है, इन्फेक्शंस उसके अंदर स्टार्ट हो जाती हैं आनी। अब वो बच्चा जिसको ये अभी इन्फेक्शन है वो स्कूल जब जाता है और वो खांसता है तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाकी बच्चों को जाती है, और विदिन 15 डेज़ 15 दिन के अंदर बाकियों को भी जिस चीज़ की इम्यूनिटी लो है या जिसको पहले कभी नहीं हुआ, अगर किसी को हो गया तो अल्लाह ताला का निज़ाम है उसमें बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है उसके अगेंस्ट, फिर दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता। सही। जी, और अगर नहीं हुआ तो उनमें चांसेस हैं
और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जिन लोगों में एक शख्स है वो कहते हैं जी मेरी 40-50 साल उम्र है, मुझे कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ, मगर वो ख़तरा उसके लिए ये कि जब उसमें आएगा, अब भी इसी उम्र में भी अगर आता है तो वो उसको ज़्यादा ख़राब करेगा। याद रखें, बच्चों में जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए एक कहते हैं ना, मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, लोग हैरान हो जाते हैं मेरी इस बात पर जब मैं टीवी पे बता के जाता हूँ कि जब बच्चों में हो, घर में एटलीस्ट आप दोनों बच्चों को रखें साथ साथ कि दूसरे को भी हो। चिकन लोग दूर कर लेते हैं, बचपन में हो तो बहुत जल्दी रिकवर करता ही है। सब हमारे तो दूर कर लेते हैं कि जी एक बच्चा अगर वो कॉन्सेप्ट यही है दूर, मगर उसमें देखें उसमें फिर वो चांसेस हैं कि कभी भी ज़िंदगी में होता है, क्योंकि बचपन में अगर हो जाएगा तो ये बहुत क्विक ख़त्म हो जाता है बचपन में अगर हो, और ये कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं देता। इस पे एहतियात के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर मुबश्शिर मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि जी गर्मियों में तो हम नहाते धोते रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को ठंडे पानी के अंदर रख रहे होते हैं, मगर जैसे ही मौसम बदल रहा है अब बहुत सारे लोग अवॉइड कर रहे हैं। जो हर रोज़ नहा रहा था वो 2 दिन बाद अब नहा रहा है, मुँह धोने से लोग अवॉइड कर रहे हैं, इससे मसाम भी बंद हो जाते हैं, आपके पोर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, और अगर किसी के पोर्स बंद हो जाएं तो उसका नुकसान क्या होता है? देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब वेदर चेंज होता है तो उसके चेंजिंग के साथ आपकी बॉडी की डायनामिक्स भी चेंज होती हैं, आपकी हैबिट्स भी चेंज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस अपने अंदर लेके आने चाहिए। वाटर इनटेक यूजुअली लोगों का कम हो जाता है जब इस तरह चेंज आता है, तो आप जब ठंडा मौसम होता है तो उसमें मिस्ट कम होती है, हवा में नमी कम होती है, तो स्किन के ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और सेकेंडली कुछ लोग जिस तरह आप बता रही हैं कि नहाने धोने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कंटेजियस डिजीज़ के स्प्रेड होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे आप, अगर आप अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे। तो भले सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि आपने नहाना धोना बंद करना है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि आपने अपनी हाइजीन को बहुत अच्छा रखना है, नंबर 1। नंबर 2, जो ही वेदर चेंज होता है तो हमने देखा है लोगों को कि अगर शावर लेना है तो वो वार्म वाटर से शावर लेते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा देर शावर लेते रहेंगे तो उसमें उनको बहुत सारी स्किन कंडीशन आ जाती हैं, जैसे उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, जेरोसिस हो जाता है, सेबोरिक डर्माटाइटिस हो जाता है। कहते हैं कि जी हमें इचिंग शुरू हो जाती है गर्म पानी से नहाने के बाद। बिल्कुल, ये मोस्ट कॉमन है कोल्ड वेदर के अंदर, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, वो बेसिकली श्रिंक कर जाती हैं, या आप उसे कह सकते हैं कि वो छोटी हो जाती हैं। और फिर जो लोग सर्दी से एकदम निकलते हैं, गर्म हीटर के सामने बैठ जाते हैं, तो वो एकदम एक्सपैंड करती हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर एक कंडीशन है जिसको चिल ब्लेंस कहते हैं। यूजुअली जो एक्सट्रीमिटीज़ पे आपके हाथों की उंगलियों के ऊपर, पाँव के ऊपर कोल्ड रेड कलर की रैशेज आ जाती हैं, बड़ी पेनफुल होती हैं, अगर उनकी केयर ना की जाए तो वो अल्सर में कन्वर्ट भी हो जाती है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि मौसम जब चेंज हो रहा है तो उसकी जो प्रिकॉशंस हैं अकॉर्डिंगली आपने लेना शुरू कर देनी है। ओके। आप अपने वाटर इनटेक को बेहतर करें। यूजुअली आपका सन एक्सपोजर जो है वो सर्दियों के मौसम में बढ़ जाता है, और यूजुअली लोग सर्दियों में काले हो जाते हैं, जबकि हम लोग डर्माटोलॉजिस्ट इस चीज़ को मानते हैं कि सर्दियाँ जो हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए बैठते तो हमारा रंग बहुत काला हो गया, हमारी पीठ बहुत ज़्यादा काली हो गई। मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, अब्दुल्ला, उनसे बात करते हैं। जी अब्दुल्ला, क्या बात करना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं डेली आपका प्रोग्राम सुनता हूँ। दूसरा, डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे ना चेहरे पे और सर में सर्दियों में बहुत दाने निकल आते हैं। अच्छा, दाने निकल आते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं, पानी वाले दाने हैं, किस किस्म के दाने निकलते हैं? दाने निकल आते हैं, उनको अगर दानों को फोड़ो ना, उनसे चावल नुमा ऐसे टिक्के से निकलते हैं। अच्छा, ये सिर्फ सर्दियों में मेरे भाई आपके साथ मसला है? सर्दियों में ज्यादा होता है, गर्मियों में कम होता है मैडम। अच्छा, चले ठीक है, पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की अब्दुल्ला। अभी डॉक्टर साहब से ही पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब, ये क्या मामला है कि जी, जिस तरह वो एक बता रहे हैं कि एक ओकेजनल है कि सर्दी में कोई चीज़ निकल आती है, इट इज़ नॉट एक प्रॉपर रीज़न। एक्नी कहते हैं, वो चीज़ नहीं है इनकी। इसको हम आम ज़बान में जिस तरह दाने कहते हैं, फिंसियाँ कहते हैं, अपनी ज़बान में फ्रंकुलोसिस कहते हैं इन चीज़ों को, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये वो वायरल नहीं है, दिस इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जरासीम तो हर वक्त हमारे एटमॉस्फेयर में हर वक्त होते हैं, उसमें फर्दर आगे बैक्टीरियाज हैं जिसमें स्टेफ्लोकोकल वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन ऐसी डिजीज़ देते हैं। तो वो जहाँ पर भी स्किन के ऊपर उनको वेन मिलता है तो वहाँ पर ऐसे पस वाले दाने निकलते हैं।
तो इसके लिए हफ्ते का एक ट्रीटमेंट होता है, वो करना पड़ता है। अगर बैक्टीरियल डिजीज़ आ जाए, इसका रोकथाम नहीं होता, ठीक है। यही हाइजीन अच्छी रखें, वो डेवलप नहीं होंगे। अगर हो गए तो अब आपको एंटीबायोटिक्स खानी और लगानी पड़ती हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये आपके लिए मुफीद हो सकती है। सेकेंडली, इस तरह के लोग होते हैं वो ज़्यादा वार्म वाटर यूज़ करते हैं नहाने धोने के लिए। उसमें भी स्किन की ऑलरेडी कंडीशन ड्राई होती है और ऊपर से आप लोग वार्म वाटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा देर तक नहाते रहते हैं, तो स्किन से जो पानी होता है वो निकल जाता है और स्किन के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो आपकी स्किन के ऊपर स्टेफ एपिडर्माइडस एक बैक्टीरिया है, स्टेफ ओरियस एक बैक्टीरिया है, तो ये इनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कहा जाता है कि इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, स्किन ऑलरेडी क्रैक्ड है, ड्राई है, इन्फेस्टेशन होगी और इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि ज़्यादा देर तक गर्म पानी से सर ना धोए, मुंह को कोशिश करें बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट जो हो उससे शावर लें ताकि आपकी ये कंडीशन वर्स ना हो, और मॉइस्चराइज़र प्रॉपर्ली यूज़ करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे साथ मिसेस अजहर मौजूद है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी मिसेस अजहर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सर से बात करनी है कि मेरी ना आफ्टर डिलीवरी जिसम पे ना प्रेगनेंसी के दौरान सारे जिसम में मैले नहीं जैसे जम जाती इस तरह था, लेकिन उसके बाद भी सही नहीं हुई। स्किन इतनी ड्राई है कि गर्दन पे, बाजुओं पे जितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन वो हल्के के स्पॉन्ज से जैसे ना मैल खत्म ही नहीं होती। अच्छा, ये प्रेगनेंसी में आपके साथ मिसेस अजहर ये मामला हुआ है, अभी तक वो आप समझ रही कि वो मसला ठीक नहीं हुआ? अभी तक 5-6 साल हो गए हैं लेकिन ये नहीं खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, चलिए मैं पूछ लेती हूँ। थैंक यू सो मच मिसेस अजहर। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ आबिद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आबिद, आपका सवाल क्या है? हेलो जी, मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे भाई, आपको हमेशा कहा है जब भी फ़ोन मिलाएं तो अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो ऑफ कर दिया करें। मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। जी मेरे भाई मुस्तफ़ा, बात कीजिए। अच्छा मैम, मैंने डॉक्टर साहब से ये पता करना है कि जब मैं डेली शेव करता हूँ तो रैशेस टाइप फेस के ऊपर हो जाता है। ठीक है। और आप रोज़ाना ही कर रहे हैं शेव, उसकी वजह से रोज़ाना आपके फेस पे रैशेज हो जाते हैं? बिल्कुल जी, ऑलमोस्ट डेली। ठीक है, चलिए मैं पूछ लेती हूँ। थैंक यू मुस्तफ़ा, आपने कॉल की। सबसे पहले मिसेस अजहर का मामला ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है, डॉक्टर साहब आप दोनों से ये क्वेश्चन है कि जब प्रेगनेंसी होती है ख़ास तौर पे, तो तब पूरे जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, ख़ासतौर पर अपनी नेक होती है कि मैल सी आपको फील होती है, काला कालापन महसूस होता है, तो वही उनके साथ मतलब है, मतलब 5 से 6 साल गुजर गए अभी तक वो मैल सी उनकी स्किन के ऊपर है। अच्छा, उसमें ये होता है कि हार्मोन्स के चेंजेस हो रही होती हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होता है प्रेगनेंसीज़ के अंदर, और ईस्ट्रोजन्स भी नेचुरली हार्मोन्स चेंज के साथ जो मेलानिन की प्रोडक्शन होती है, याद रखें, ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी में। हमेशा डार्कनेस, बॉडी का कलर ज़्यादा होता है क्योंकि मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा, जो सेल्स हमारे प्रोड्यूस कर रहे हैं पिगमेंट, वो ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। वो अंडर द हार्मोन्स होते हैं तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। ये सब रिवर्ट हो जाता होता है प्रेगनेंसी के बाद, मगर एहतियात उसी वक्त करनी चाहिए, कोई ना कोई दवाई ऐसी लेनी चाहिए। और वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी में यूजली बाद में फीमेल्स के स्टमक पे, बेली पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। जी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए आपको अच्छा उसको मॉइस्चराइज़ करें, उसको हाइड्रेट करें। वहाँ पर जितनी स्किन है बॉडी की, उसको हाइड्रेशन और मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा स्ट्रेच मार्क आ गया, एक दफ़ा वो छिद गई, उर्दू आम ज़बान में छिद गई स्किन, तो कभी दोबारा ठीक नहीं होती। उसमें कहा जाता है लेज़र किया जाता है, बहुत ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, मगर कभी भी वो दोबारा स्ट्रेच मार्क वापस नहीं आता। इसलिए अगर आप एहतियात करें, फीमेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको जितना मॉइस्चराइज रखें, जितना अमोलिएंट से मॉइस्चराइज़र लगाएं उस वक्त रात को सोते हुए जी बिल्कुल उसको 2 दफ़ा बल्कि करें, अपने उस इन एरियाज़ को जो एक्सपैंड कर रहे हैं उनको मॉइस्चराइज करें, ताकि जो बाद की चीज़ें हैं और उसको जो उस वक्त भी जो ड्राइनेस ऑफ द स्किन आ रही है चीज़ें, ये डेवलप नहीं होने, अगर होगा तो उस तरह नहीं इतना डेवलप होगा। जी हाँ, ठीक है। अच्छा डॉक्टर मुझे ये बताइए, एक तो मुस्तफ़ा ने बताया कि वो जब भी शेव करते हैं रैशेज आ जाते हैं स्किन के ऊपर, और दूसरा अगर आप कुछ मिसेस अजहर के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। जी, मिसेस अजहर की जहाँ तक डॉक्टर साहब ने बताया बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा ही है कि प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही होती है, आपका इंसुलिन लेवल भी शिफ्ट कर रहा होता है, तो उसमें यूजुअली जो डिपॉजिट हैं, स्किन पिगमेंटेशन है, वो मोस्ट कॉमनली आ सकती हैं ख़वातीन के अंदर। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि मोलिएंट्स का, मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल,
फिर सेकेंडली ये होता है कि आप सोप जो बॉडी के ऊपर यूज़ करते हैं, लोग बड़े हार्श टाइप सोप यूज़ करते हैं, वो नहीं करने चाहिए। आपको सोप इस तरह के यूज़ करने चाहिए जो स्किन को मॉइस्चराइज रखें रादर देन स्किन को ड्राई करें। आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंडली जो मिसेस अज़हर को चाहिए कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप अगर पिगमेंटेशन हो भी रही है तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। घर के अंदर पेट्रोलियम जेली आराम से नॉर्मली मिल जाती है, वो लगाना शुरू करें। एटलीस्ट स्किन को मॉइस्चराइज़र प्रॉपर मिले, वाटर इनटेक अच्छा करना शुरू करें, सन ब्लॉकर भी लगाए, सन स्क्रीन, ताकि वो जो फोटो उसकी सन की रेस से डैमेज हो रहा है वो काम हो। डेफिनेटली ख़वातीन के लिए जो 9 महीने प्रेगनेंसी के होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 9 महीनों में आप एहतियात कर ले तो आइंदा आने वाले मिसाइल से आप लोग बच सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ मियां नसीर कॉलर मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी मियां नसीर, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मैं आपका प्रोग्राम तो मुकाबल देखता था, लेकिन सुबह सवेरा भी आपका अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि मेरी वालदा उठती है ना, जी जी, तो वो हाथ जब पानी में धोती है ना तो उनको स्वेलिंग हो जाती है हाथों पे, और स्वेलिंग के बाद फिर खारिश शुरू हो जाती है। ये कब से चल रहा है इशू? ये कुछ अरसे से शुरू हुआ है उनको ना, फिर बाद में ठीक हो जाते हैं, स्वेलिंग भी ठीक हो जाती है, खारिश भी खत्म हो जाती है, लेकिन सुबह जब उठती है पानी से धोती है ना, ठीक है, तो उस पर स्वेलिंग हो जाती है। चलिए मियां नसीर, मैं अभी पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। महबूब अली नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी मेरे भाई महबूब अली, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि सर्दियाँ शुरू होती हैं जब हाथ पैरों की हड्डियाँ और पैर में खराब होने शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वो हाथ पांव जो खराब होते हैं। चलिए मैं पूछ लेती हूँ। थैंक यू महबूब अली, आपने कॉल की। मोहम्मद नदीम हमारे साथ मौजूद है। जी मेरे भाई नदीम, बात कीजिए। जी जी मैडम, क्या हाल आपका? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई बात कीजिए, क्वेश्चन की बताइए। मेरा मसला है मैडम ये है कि डॉक्टर साहब से पूछना, मेरे चेहरे पे ना फुलकारी शुरू हो गई है, चेहरे पे भी है और जिस्म के अंदर भी शुरू हो गई है, पेट के ऊपर भी है, कमर के पीछे भी है। अच्छा, ये कब से शुरू हुई है? ये तकरीबन कोई 3-4 महीने हो गए जी। मैंने पहले गौर नहीं किया, हाँ। बाद में मुझे किसी ने बताया कि आपके चेहरे पे ये क्या निकल रहा है। अच्छा, तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? जी मैंने मेडिसिन ली थी, अंग्रेजी भी ली थी, देसी का भी। अभी देसी का इलाज शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो थोड़ी ज्यादा हो रही है अब दिन ब दिन। चलिए मैं पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। मेरे मियां नसीर हैं, वो अपनी वालिदा की वजह से परेशान है कि उनके हाथ सूज जाते हैं अर्ली मॉर्निंग जब भी उठती हैं और खारिश हो जाती है, कुछ वक्त बाद खत्म हो जाती है, मगर ये होता क्यों? अच्छा, मैं उससे पहले वो बताना चाहूँगा, एक हमारा कॉलम मिस हो गया था कि जो कहते कि मैं शेव के वक्त, जी हाँ, तो याद रखें ये जितने शेव में डाले जाते हैं, लोग कहते हैं डिसइंफेक्टेंट डाल रहे हैं, उसमें या क्लोरोजाइलिनॉल होता है या क्लोरहेक्सिडीन होता है। ये केमिकल्स हैं जो डिसइंफेक्टेंट है मगर स्किन को ट्रबल करते हैं। इसे हमेशा मैं कहता हूँ बिल्कुल शेव के पानी के अंदर आपको कोई ये लोशन नहीं डालना, क्योंकि वो इरिटेट कर रहा है। वो जो कहते हैं मुझे इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, वो उसकी वजह से हो रही है। इसे कोई इरिटेंट ना डालें, आम पानी के साथ शेव करें, पहली बात तो ये है। सेकेंड, उन्होंने कहा कि मुझे हाथों पे उनके एक प्रॉब्लम आती है। इसको हम अपनी ज़बान, हमारे मेडिकल टर्म है जिसमें कहते हैं एक्वाजेनिक प्लोराइटिस या एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया। ये 2 डिजीज़ हैं जो पानी से, लोग कहते हैं कि जी हमें एलर्जीज़ होती हैं, तो मैं तो कहता हूँ जो पानी की एलर्जी है, सोचें आम पानी क्या चीज़ है, लोग नहाते हैं पूरा जिस्म लाल हो जाता है, इसको एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया प्लोराइटिस कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि ठंडे या गर्म पानी से, कई लोगों को वेरी करता है, कोई कहते हैं हमें ठंडे से होता है, कोई गर्म से, मगर कईयों को नॉर्मल पानी से भी एलर्जीज़ होती हैं। तो जैसे उनको एक चीज़ एलर्जिक टू सम वाटर, या ठंडा या गर्म। अब एलर्जीज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते बॉडी के अंदर से, आपको सिर्फ उसकी तराहट को चेंज करना है। अगर वो कहती है मुझे बहुत ठंडा पानी जब होता है लगता है तो मेरे हाथ प्रॉब्लम होती है, या तो सर्दी में या गर्मी है, तो उसलिए उनको पानी का टेम्परेचर को देख के चेंज करना है। बाकी अगर पानी के साथ एलर्जीज़ हो रही हैं तो ये स्टे करती है। दिस इज़ एलर्जीज़ होती हैं बॉडी के अंदर से डेवलप होती हैं, और एक दफ़ा आप एलर्जिक हो जाएं, यूर फॉर एवर यूर एलर्जिक टू दैट थिंग, हमेशा उसको रहेगी। अच्छा डॉक्टर बशीर, महबूब अली का क्वेश्चन ये था कि सर्दियाँ हैं, उनके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके एड़ियों में बहुत ज़्यादा मसला शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों की स्किन उतर रही होती है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? देखें जी, सर्दियों से रिलेटेड जो स्किन चेंजेस आती हैं उसमें जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है वो स्किन का ड्राई हो जाना होता है, और यूजुअली कुछ लोग होते हैं जिनको एटॉपिक एक्जिमा होता है जो वेदर के साथ वेरी करता है। सर्दियाँ जब आएंगी तो उन दिनों के अंदर उनकी जो स्किन की ऑलरेडी कंडीशन अगर पहले कम थी तो वर्स हो जाएगी, या कुछ लोगों के वेदर के साथ ही स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, हील फट जाती है। बेसिकली आपको सर्दियों के अंदर वाटर इनटेक ऑलरेडी कम हो गया, आपकी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वैसे ही कम हो गई,
तो इस सिचुएशन के अंदर आपकी स्किन ड्राई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उस सूरत में आपको चाहिए कि आप अपनी स्किन को वेदर के साथ ही जो ही चेंज होता है उसको प्रॉपर मॉइस्चराइज़ करना शुरू कर दीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए, अपने कपड़े उसी के अकॉर्डिंगली पहनना शुरू कर दीजिए। सो मच डॉक्टर मुबशर, आपका, डॉक्टर अली काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही सुबह सुबह पाकिस्तान में एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि बदलते मौसम में जो वायरल बीमारियां उनसे मुतालिक बात की, मगर बदलते मौसम में पहनावों की बात ना हो। पहनावों से मुतालिक बात करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बदलते मौसम में बदलते हुए पहनावे, और इस बार विंटर सीज़न हम लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, किस किस्म के कलर्स हमें मिलेंगे। वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो विंटर आते ही प्रेफर कर रहे होते हैं कुछ डार्क कलर्स में जाया जाए, मगर इस दफ़ा विंटर के अंदर कट्स कैसे होने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं लॉन्ग में कुछ ले लेते हैं, स्वेटर्स वगैरह, कोट पहन लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। तो किस किस्म का कट आपको पहनना चाहिए, उसके लिए किस किस्म की चीज़ आप अपने साथ वेयर कर सकते हैं, मफलर कैसा ले सकते हैं, या फिर आप विंटर सीज़न के हवाले से किस किस्म के कपड़े को सिर्फ पहनकर आप शॉल के साथ गुजारा कर सकते हैं। तो इन सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे हमारे डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आप विंटर के अंदर हमारे लिए क्या स्पेशल आने वाला है। तो मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ पहले भी हमारे सेट पर तशरीफ ला चुकी हैं, डिज़ाइनर हैं हुरिया, मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुरिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ अनम काजी, ये भी डिज़ाइनर है। थैंक यू सो मच अनम, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ एक मॉडल भी हमारे पास आएंगी जिनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगी, और वो कुछ वेयर भी करेंगी, तो आपको दिखाएंगे कि किस किस्म के कट्स जो हैं वो इन हैं। सर्दियाँ आने वाली हैं हम, क्या स्पेशल आ रही हैं आप देखने वाली ख़वातीन के लिए? नए ट्रेंड्स के हिसाब से तो आजकल डार्क कलर्स इन हैं, ब्राइट कलर्स इन हैं, और जो कट्स हैं वो लॉन्ग शर्ट्स हो गई हैं काफ़ी। उसके साथ साथ जितना ट्रेडिशनल है, क्योंकि वेडिंग सीज़न आने वाला है, उसके हिसाब से आप देखें तो सारा ट्रेडिशनल की तरफ वापस जा रहा है ट्रेंड। तो इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया डार्क कलर्स में चल रहे हैं, तो डार्क कलर्स में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम सर्दियों में नहीं पहन सकते। कुछ कलर्स हमें अच्छे नहीं लग रहे होते, जैसे बहुत ज़्यादा कुछ ग्रीनिश में लोग इस तरह से चले जाते हैं, वो ग्रीन आपकी आंखों को इतना बुरा लग रहा होता है। तो कौन से कलर्स हैं जो कि विंटर में हमें अवॉइड करने चाहिए कि भाई इन कलर्स को आप रहने पाए? आई थिंक कोई भी जो बहुत लाइट कलर्स हैं उनको आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें विंटर्स में। जैसे आप ग्रीन पे कह रहे हो कि कई दफ़ा एलर्जी शुरू हो जाती है आपको देख के कहते उफ ये क्या पहना है, ये क्या पहन लिया है। तो बिकॉज आपको मौसम सीज़न ऐसा चल रहा है कि आप उनको आपकी जो आंखें हैं फॉर एग्जांपल दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट कलर, तो आपको बुरा लगता है। जैसे एप्पल ग्रीनिश में कई दफ़ा चले जाओ बहुत ज़्यादा, तो वो विंटर्स में नहीं अच्छा लग रहा होता। वेरेवर अगर आप वो समर्स में पहन रहे हो तो वो बहुत क्लासी लग रहा होता है, बहुत क्लासी लग रहे होते हैं, पीच पिंक कलर ये सब। लेकिन विंटर्स में ट्राई करें डार्कर शेड्स। ब्लैक इज़ द कलर आई थिंक फॉर ऑल सीजन, ब्लैक बहुत ज़्यादा चलता है विंटर्स में भी। उसके अलावा मैरून कलर है, दैट लुक्स वेरी नाइस। उसके अलावा आई थिंक यू कैन गो विद मस्टर्ड कलर, वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत एलिगेंट लग रहा होता है। एंड इवन वाइट, बिकॉज वाइट तो बहुत वाइट तो मैं कहती हूँ ऑल सीजन, आप कभी भी इसको वाइट एंड ब्लैक हमेशा। क्या अच्छा अरे मुझे ये बताएं, बहुत सारी मैंने ख़वातीन को ऐसे देखा जैसे विंटर अब शुरू हो जाएगी, उन्होंने कुछ बिल्कुल शॉर्ट में कुर्ती टाइप पहनी होती है। बहुत सारे ब्रांड्स पे भी आपको पता है, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं किसी का नाम ले लूँगी, शॉर्ट में कुर्तीज़ आई हुई होती हैं, और साथ में उन्होंने कोई बिल्कुल ओपन ट्राउज़र पहना होता है, लॉन्ग में जाके वो कोट अपना पहन लेती हैं सर्दियों में। कितनी बुरी लग रही होती हैं। तो लड़कियों को क्यों नहीं पता चलता कि ये चीज़, ये कट्स हम लोगों के लिए नहीं है, स्पेशली इन विंटर्स? अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है वो ज़्यादा उन चीज़ों को फॉलो करती है जो मार्केट में आता है। वो समझते हैं कि जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहा है वही ट्रेंड है, लेकिन हमारे कोई इस तरह के टीवी शोज़ नहीं आते हैं जिन पे लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर बात हो। वो अगर हम ज़्यादा करना शुरू हो जाएं, जैसे आपका मॉर्निंग शो है या इस तरह के, और अगर लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर ज़्यादा बात करनी शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि सारी जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं या यंग ऑफिस गोइंग वर्किंग लेडीज़ हैं उनको ज़्यादा सेंस आ जाएगी। अभी भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसअप होती है, बिकॉज़ इफ़ यू आर वर्किंग, आपने बहुत सारे लोगों में उठना बैठना होता है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। विंटर के हवाले से अगर आप बात करें तो व्हाट आई प्रेफर पर्सनली कि आपके पैटर्न्स को मिक्स एंड मैच करके आप पहने। प्लेन के साथ तो आप प्ले कर सकते हैं, बट आप पैटर्न्स को भी करें, जैसे चेक हो गए या लाइनिंग हो गई,
हाँ, लेकिन वो देखिए ना आपकी शख्सियत के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी पे सूट क्या कर रहा है। आपकी थिंक व्हाट माय बिलीव इज कि आप जो कैरी कर सकते हैं वो आपको सूट करता है। फैशन वही है। ठीक है। अच्छा हुरिया, फॉर्मल में अगर हम जाएं, जिस तरह से अभी अनम ने भी बात की है कि वेडिंग सीजन भी आ रहा है, अभी स्टार्ट हो गया हुआ है, कुछ बच्चियां हैं फॉर्मल में अगर जाना चाह रही हैं, तो उनके लिए कौन से कलर्स होने चाहिए, किस किस्म का कट होना चाहिए, किस किस्म का काम है जो इन है और शादी पे आप पहने तो आप सबसे ज़्यादा अलग थलग नजर आएंगे? अभी जो रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो थोड़ा सा हम लोग मूव कर रही है एज अ सोसाइटी टुवर्ड्स दी हैंडमेड प्रोडक्ट। हम लोग को होता है जो हैंडमेड आर्टिकल्स हैं, एक तो उनकी एसेंस बहुत ज़्यादा और ब्यूटी जो है वो अनमैच्ड है विद द वर्क व्हिच इज़ डन विद मशीन्स ऑब्वियसली। आप एक तो हैंडमेड काम की तरफ जाएं और उसके अलावा जो कलर्स हैं, वेडिंग्स पे अगर आप जा रहे होते हैं तो फिर आपको कलर्स में जैसे मेटालिक ग्रे कलर है वो बहुत अच्छा लग रहा होता है कई दफ़ा। अगेन मैरून कलर है वो बहुत अच्छा लग रहा होता है अगर आप देख रहे हैं। इवन शादियों में अगर आप पिंकिश शेड में जा रहे हैं, पीच पिंकिश में, और उसके ऊपर अच्छा काम हुआ हुआ है तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये तो वो कलर्स हो गए ना कि आपका शाम का फंक्शन है, आप जा रहे हैं, शाम की गैदरिंग पे आप जा रहे हैं। जिन लोगों का दोपहर में फंक्शन है उन लोगों के लिए क्या आप लोग सजेस्ट करते हैं कि ये वाले कलर्स अवॉइड कर लें? जिस तरह से अभी आपने मैरून की बात की, बहुत नाइस कलर है, बट मगर आप नाइट कलर में, आफ्टरनून में वही पीच पिंक कलर, पीच पिंक जो है वो अच्छा लगेगा पहना हुआ। इवन इफ इट्स विंटर वेडिंग और अगर दिन के टाइम है, अब तो आजकल बहुत ट्रेंड है दोपहर के टाइम वेडिंग्स करने का। सर्दियों में वैसे लोग प्रेफर कर रहे होते बिकॉज ऑफ फॉग और सारी सिचुएशन। उसमें यह है कि आप किसी भी बोल्ड कलर के साथ मेटालिक्स को मैच कर सकते हैं, जिसमें आप ऑर्गेन्जा या टिश्यू ऐड कर लें और वो उसमें सारे वो मेटालिक शेड्स आ जाते हैं, तो आप उसके साथ उसको मिक्स एंड मैच करके पहने तो वो जो है विंटर वेडिंग और डे टाइम का भी वो आपको पूरा कर देगा और वेडिंग का भी आपको एक और पूरा कर देगा। वेडिंग में कौन कौन से कट्स हैं जो आप समझ रही हैं कि अभी हमें नज़र भी आएंगे, वो इन भी हैं, और किस किस्म का काम हमें करवाना चाहिए वेडिंग के जोड़े? एज ब्राइड बहुत ज़्यादा आजकल जो एक ट्रेंड आया हुआ है दैट इज़ एम्ब्रॉयडरी प्लस काम। तो उसमें ये होता है कि बहुत बजटेड उसके अंदर रहते हुए आप एक अच्छा जोड़ा जो है वो ब्राइड पहन सकती है। ठीक है। और टेक्सचर इतने, तो अब मार्केट में इतना टेक्सचर वाला कपड़ा अवेलेबल है, टिश्यू मिल रहा है एम्ब्रॉयडरी हुआ, उसको आप इन्हांस कर सकते हैं। आप ऑर्गेन्जा बहुत तरह से मिल रहा है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से इन्हांस बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल तमीज़ नहीं होती कि अनफॉर्चुनेटली, आई एम सो सॉरी, कि हमने कौन से कपड़े को किस तरह से लगाना है और एक अजीबोगरीब सा हमें सूट मिलता है जी ये है, और फिर कहा जाता है ये ट्रेंडिंग है। दैट डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइनर ना कि उसकी कितनी फैशन सेंस है। अब फैशन डिज़ाइनिंग इतनी कॉमन हो चुकी है कि आप देखें कि हर दूसरा बंदा इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, कोई मैयर नहीं है ना। सी के अपने आप में हर शख्स एक हर बंदा एक डिजाइनर है, लेकिन अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होता है किसका काम ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस दफ़ा लहंगा बहुत ज़्यादा इन है ब्राइड के लिए, एज अ ब्राइड उसको कौन सी चीज़ प्रेफर करनी चाहिए? नहीं भी मुझे लहंगा नहीं पहनना इस दफ़ा, मुझे कुछ नया करना है। हर ब्राइड की ख्वाहिश होती है कि जी कुछ नया करना है, वो नया क्या हो सकता है? आजकल जो लेटेस्ट हमारा ब्राइडल वीक भी हुआ है उसके अंदर जो मैंने ट्रेंड्स देखे हैं, लहंगा इन है, शरारा इन है, और लॉन्ग शर्ट्स हैं तो लॉन्ग शर्ट्स के साथ गरारा नहीं आप कर सकते, वो थोड़ा ऑड लगता है क्योंकि गरारे की जो असल चीज़ है वो छुप जाती है अगर आप शर्ट को लॉन्ग कर देंगे तो इसलिए लहंगा ज़्यादा इन है। बहुत सारी ख़वातीन ने शरारा के साथ लॉन्ग में शर्ट्स पहनी हुई होती हैं, बट वो अगेन थोड़ा सा मिसमैच लग रहा होता है। बहुत पुराना ट्रेंड हो गया, बहुत पुराना, वो अजीब सा हो गया। समन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी समन, क्या जानना चाह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपके प्रोग्राम से भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डिज़ाइनर से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे आपसे ना सर्दियों के लिए सूट का गिफ्ट चाहिए। अच्छा समन, उसके लिए तो हमें पता होना चाहिए कि आपकी हाइट क्या है, आपकी बॉडी कैसी है, तो फिर ही सूट होगा ना, ऐसे कैसे मिलेगा?
आप मुझे साइज बता दें, मैं बता देती हूँ कि आपको साइज कौन कौन सी साइज है। मुझे मीडियम। चलिए समन, ऐसा करते हैं कि आप जो है आप मेरी टीम को अपना एड्रेस वगैरह समझा दीजिए, तो दोनों डिजाइनर्स में से जो चाहेगी वो हम आपके लिए गिफ्ट कर देंगे। बहुत शुक्रिया समन, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। अच्छा, आप बता रही थी कि कुछ जिस तरह से वेलवेट में बहुत सारे डिज़ाइनर्स अब वेडिंग वेयर में ये लेकर आ रहे हैं कि जी वेलवेट की कुर्तियाँ हैं या कुछ इस तरह से वो शॉर्ट्स में लेकर आ रहे हैं चीज़ें, तो उसमें नीचे आपका ट्राउज़र कैसा होना चाहिए, या अगर आप कुर्ती बना रहे हैं लहंगा कैसा होना चाहिए, और दुपट्टे का स्टफ़ कैसा होना चाहिए? दुपट्टा जो है वो आजकल शेयर फैब्रिक वाला दुपट्टा चल रहा है, थोड़ा सा हार्ड फैब्रिक जो शिफॉन में अब नहीं है बिल्कुल भी, या तो वो टिश्यू है या ऑर्गेन्जा है, ये ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही हैं। या वेलवेट के साथ इसको कैरी कर सकते हैं? वेलवेट के साथ आप उसको कैरी कर सकते हैं। वेलवेट के साथ सिल्क आप बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपका जो ट्राउज़र है या जो भी आपने बॉटम्स के तौर पे पहनना है वेलवेट के साथ, उसमें आप सिल्क को प्रेफर करें, या उसमें अगर आप शरारा या गरारा लेकर आ रहे हैं शॉर्ट वेलवेट शर्ट के साथ, या जैसे आपका ब्लाउज़ जिसको हम चोली बोलते हैं, अगर वो वेलवेट है तो नीचे आप अगेन टिश्यू और ऑर्गेन्जा का लहंगा वो गरारा आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमने हुरिया ये भी देखा था कि जो चोली का फैशन चल रहा था तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में अब था। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि जो शॉर्ट में आप एक्स्ट्रा शॉर्ट में चले जाएं और नीचे आपका लहंगा हो, तो अभी भी शॉर्ट में हमें चोली से नज़र आएंगी या कुछ हमें ट्रेंडिंग डिफरेंट नज़र आएगा? शॉर्ट में ज़्यादा आई थिंक वो जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है वो ट्रेंडिंग तो था, लेकिन लोग इतना एक्चुअली प्रैक्टिकली उसको वेयर कर नहीं रहे थे, वो आप सिर्फ रैम्प पे देख रहे थे। तो मेरे ख्याल में शॉर्ट होनी चाहिए, लेकिन लाइक टिल योर टमी, आई थिंक वो दैट्स द बेस्ट थिंग कि उतनी आप पहन लें टिल योर टमी, इट्स कवरिंग, और फिर उसके बाद फ्लेयरी अगर आपका लहंगा है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। वेलवेट के ऊपर काम कितना होना चाहिए? बहुत थोड़ा, या ऑन द नेक साइड अगर आप कर रहे हैं कवर तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसकी बॉर्डर्स भी कर रहे हैं, स्लीव्स भी कर रहे हैं, नेक भी कर रहे हैं, दुपट्टा भी कर रहे हैं, तो फिर वो समझ नहीं आ रही होती, और फिर आपने ऊपर हेवी ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स भी पहनने होते हैं, तो वो तो बहुत अजीब-ओ-गरीब सा लग रहा है। वेलवेट इटसेल्फ बहुत खूबसूरत फैब्रिक है, अगर आप उसको सारा काम से भर देंगे तो उसकी अपनी जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, वो ब्यूटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। मुबीन हुसैन हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मुबीन, बात कीजिए। जी, मेरी बीवी ना मोटी बहुत है। मेरे भाई कितनी मोटी हैं? मोटी क्या क्या कहें, तकरीबन 1.5 की उनकी मेरी बीवी है जो मौत मोटी है। अच्छा ठीक है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं अपनी बेगम के लिए? उसके लिए ड्रेस कैसा लगेगा? वो कहती है मैं पैंट पतलून पहनना चाहती हूँ। क्या पहनना चाहते हैं? अच्छा ठीक है मेरे भाई, थोड़ी सी एक्सरसाइज कराए ना, थोड़ी एक्सरसाइज कराएं, थोड़ा कुछ चले मैं पूछ लेती हूँ कि अगर वो पतलून शर्ट पहनना चाह रही हैं तो उनके लिए क्या सजेस्ट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मुबीन, आपने कॉल की। जाहिदा कॉलर नेक्स्ट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मेरी बहन जाहिदा, आपका सवाल क्या है? चलिए जी, जाहिदा हमारे साथ मौजूद नहीं है। मुबीन हुसैन, अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। उनकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और वो पतलून शर्ट पहनना चाह रही हैं बेसिकली, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? उनके लिए या उससे मिलता जुलता क्या हो सकता है? अब आई डोंट नो कि वो किसको पतलून का नाम दे रहे थे। अगर वो जीन्स पहनना चाह रही हैं तो जीन्स में बहुत तरह के स्टाइल्स होते हैं। अब इसलिए उनके लिए स्किन फिट जीन्स तो नहीं हैं, वो बूट कट जीन्स पहन सकती हैं, वो स्ट्रेट जीन्स पहन सकती हैं, लेकिन अगर वो प्रेफर करें, उनको चाहिए कि वो जो एक अच्छा कॉटन का फैब्रिक मिलता है जो विंटर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉट्रॉय बहुत अच्छा फैब्रिक होता है। आप उन फैब्रिक के साथ स्ट्रेट पैंट्स अपने टेलर को दे के, किसी अच्छे टेलर को दे के आप स्ट्रेट पैंट्स बनवाएं, जिसको वेस्टर्न पैंट्स भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे वो आम ट्राउज़र्स के तौर पे नहीं टेलर्स बना पाते। तो अगर कोई ऐसा टेलर है जिसको वो पैंट्स बनानी आती हैं, वो पैंट्स बना के आप उसके साथ एक नॉर्मल लेंथ की शर्ट पहने, और नॉर्मल लेंथ और नी लेंथ या थाई लेंथ, अगर वो शर्ट को इस तरह, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा 32 34 मैक्सिमम, और अगर उनकी हाइट भी छोटी है देन क्या किया जाए? 32 34 लेंथ आ गई है ना, तो वो शॉर्ट में ही काउंट होगी। अच्छा, अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हैं और शॉर्ट आपकी लेंथ भी है, तो आप उसमें बुरे तो नहीं लगते कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी हों और पतलून पहन रहे हैं या कुछ इस टाइप की ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी ड्रेसिंग जितनी स्मार्ट होगी और जितनी प्रैक्टिकल होगी, आप उतने ही स्मार्ट लगेंगे और आप उतने ही वो लगेंगे। लेकिन आप जितना ज़्यादा शलवार कमीज़, आई नो शलवार कमीज़ हमारा नेशनल ड्रेस है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते कभी भी,
लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको फॉर्मली या एक प्रॉपरली ड्रेसअप होना होता है, तो आप यू शुड लुक स्मार्ट। तो आप अगर वहाँ पे इस तरह के ड्रेसेस पहन के उनको कैरी करना पहले सीखें कि कैरी कैसे करना है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन हैं हुरिया जो विंटर जैसे ही आते हैं, मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि आप शॉल अगर ले लें सिर्फ, तो वही आपको बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रही होती है। बट जो ख़वातीन शॉल नहीं लेती, वो मफलर ले लेती हैं, स्वेटर्स के साथ कुछ ना कुछ इस तरह का पहन लेती हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप समझते हैं कि नहीं विंटर के अंदर जो है शॉल को आप ज़्यादा प्रेफर करें, वो ज़्यादा एलिगेंट लग रही होती है। मेरे ख्याल में पर्सनली मेरी ओपिनियन ये है कि आपको शॉल साथ कैरी करनी चाहिए विंटर्स में, क्योंकि वो बहुत ही एलिगेंट और डिसेंट लगता है। बट आप उसके साथ जो पहन रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए, वो प्लेन में होना चाहिए, वो प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रिंटेड शॉल एंड प्रिंटेड सूट वो इतना ज़्यादा यू डोंट लुक दैट मच गुड इन दैट आई थिंक आउटफिट। ठीक है। लेकिन अगर आप प्लेन शर्ट और ट्राउज़र पहन रहे हैं और उसके साथ कोई अच्छी सी शॉल ले रहे हैं, इवन उस पर काम हुआ हुआ है, हैवी है, प्रिंटेड है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। अच्छा ना, जिन ख़वातीन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हमें किस किस्म का लिबास पहनना चाहिए, या वो बहुत सारी बच्चियां जो हैं दूसरों को देख के वो ट्रेंड बना रही होती हैं, दूसरों को देख के वो वेयर कर रही होती हैं कुछ ना कुछ, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज दे सकें कि आपको किस तरह से पता चले कि आपकी ये शख्सियत है, आपको ये सूट करेगा, और आप कोशिश करें कि इस दफ़ा आप ये चीज़ें पहनें। आपको एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलता है, लेकिन जो चीज़ दूसरे किसी पे अच्छी लग रही है ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे भी अच्छी लगे। तो अगर आप एक दफ़ा पहने, अपने आप को शीशे में ज़रूर देखें कि आप कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कहीं से भी लगा है कि नहीं ये चीज़ मुझे थोड़ा मोटा लग रहा है, या मैं इसमें अच्छी नहीं लग रही, या कोई ऐसा कलर मैंने पहन लिया, क्योंकि जब हम प्लेन कलर पहनते हैं तो प्लेन कलर के बारे में ये कहा जाता है कि वो हमेशा आपके चिन से आके आपके फेस के ऊपर रिफ्लेक्शन आती है। तो प्लेन कलर्स को प्रेफर अगर वो करें तो प्लेन कलर्स में आप हमेशा थोड़े से स्लिम नज़र आते हैं। अगर आप मोटे हैं और उसके बाद आप फिर प्रिंटेड शर्ट पहनेंगे, स्पेशली डिजिटल प्रिंट्स जिनके अंदर वो पिलर्स और वो वाली चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप बहुत मोटे लगेंगे, तो वो नहीं आपको पहनना चाहिए। और लड़कियों के लिए जो यंग कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ हैं, इवन आजकल तो ब्रांड्स के ऊपर इतनी प्लेन, अब ब्रांड्स आर गोइंग टुवर्ड्स प्लेनर ड्रेसेस, तो इतनी शर्ट्स हैं, लेसेस ऐड करें, आप अपने टेलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करें, क्योंकि हमारी अम्मियाँ भी यही करती होती थी। अगर हम अपना पुराना वो देखें तो अम्मी भी यही करती थी, लेस ऐड करा ली या बटन्स ऐड करा लिए। अच्छा, मैं इस पे बात करती हूँ फटाफट, टाइम मेरे पास कम है, ज़रा कशमाला को भी ले लेते हैं। कशमाला हमारे साथ मौजूद है, कॉलर उनसे बात करते हैं। जी कशमाला, जल्दी से अपना सवाल बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कशमाला, सलाम के बाद सवाल भी बताइए। जी, मैं कह रही हूँ जैसे हमारी हाइट छोटी होती है तो उस पर हमें क्या सूट करेगा? ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। थैंक यू कशमाला, आपने कॉल की, रिपीट में आपने हमारा शो देखना है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अनम और हुरिया ने क्या सजेस्ट किया था उन लोगों के लिए जिनकी हाइट छोटी होती है। आपने अनम जिस तरह से बात की हुरिया, बहुत सारी ख़वातीनें टेलर के पास जाती हैं तो टेलर आपको बता देता बाजी मैं ये भी लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, आपको जच जाएगा। तो टेलर की बात पे कितना आपको कंसंट्रेट करना है और ख़ुद को कितना बताना है कि नहीं भाई ये टेलर सही नहीं बता रहा मुझे? मेरे ख्याल में खुद की बात सुन लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको अपना ज़्यादा पता है अदर देन टेलर ने बहुत लोगों के कपड़े सीने हैं और उनके स्पेसिफिक उसका काम जो है काफ़ी कस्टमाइज्ड होता है टेलर का, कि उसने देखना होता है किस पे क्या हो रहा होता है। आप अपना देखें, और ऑब्वियसली आजकल तो इतना ज़्यादा डिजिटल एरा है, सोशल मीडिया इज़ अवेलेबल, कि आपकी नॉलेज आपको ज़रूरत नहीं है कि यू हैव टू गो टू सर्टन प्लेस और शॉप टू विजिट एंड सी एंड लर्न कि आपको क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं अच्छा लगेगा। एवरीथिंग इज़ इन योर मोबाइल। आप देखें कौन से ट्रेंड्स हैं विच आर इन, कौन सी आपकी बॉडी शेप पे सूट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, कौन से कट्स इन हैं, कौन से नहीं है। हमारे पास आजकल तो इन्फॉर्मेशन आई थिंक ओवरलोडेड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो कोशिश करें कि टेलर की बात सुने मगर उस चीज़ पे अमल करें जिसका आपको पता हो। और जिस तरह से मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हमारे साथ कुछ ही देर में मॉडल आएंगे, तो मॉडल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम अपने साथ लेकर आएंगे, जो कुछ अच्छे से कपड़े भी आपको पहन के दिखाएंगे और बताएंगे किस किस्म के कट्स इन हैं। और इंशाल्लाह फिर हम बुलाएंगे हुरिया को भी, अनम काजी को भी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे उन इश्यूज से रिलेटेड जो कि आपसे मुताल्लिक है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये बात तो
तय है और सब जानते हैं कि सोहबत आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होती है। बुरी सोहबत का भी पता चलता है कि आप बुरी सोहबत में उठते बैठते हैं। अगर आप किसी अच्छी सोहबत में बैठते हैं तो वो भी आपकी शख्सियत की आयनादार होती है, नज़र आती है। मगर कोई भी शख्स जो किसी की सोहबत इख्तियार कर रहा है, उसे ख़ुद कैसे मालूम हो कि वो बुरी सोहबत में बैठ रहा है या फिर अच्छी सोहबत के लोग उसके आसपास मौजूद हैं। इस सारे मामले में हमारे वालिदैन का कितना किरदार होता है और वालिदैन क्या बच्चों की सोहबत के ऊपर नज़र रखे बैठे होते हैं कि जी बच्चा किस किस्म के लोगों में उठता बैठता है, बच्चे के दोस्त अहबाब कैसे हैं, बच्चे की तबीयत में अगर बिगाड़ आ रहा है उसकी वजह क्या है, या बच्चा अगर बहुत ज़्यादा अच्छाई की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहता है, तो इसमें इसकी सोहबत का कितना किरदार है। इस्लाम किसी भी सोहबत को इख्तियार करने से मुतालिक क्या हुक्म देता है और आज की सोहबत जो कि हमारी बदल चुकी है वो किस तरह से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मारूफ इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। और इसके साथ साथ कराची से हम सब के बहुत ही फेवरेट माइंड साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर मुईज़ भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब की तरफ में आऊँगी, मगर इस्लाम के हवाले से पहले प्रोफेसर साहब से जान लेते हैं। प्रोफेसर मुझे ये बताइए, इंसान सोहबत तो लाजमी इख्तियार करता है, वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, तो इस्लाम किसी भी सोहबत को इख्तियार करने से मुतालिक क्या हुक्म देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि इंसानी शख्सियत का बहुत बड़ा असर उसके दोस्तों के ज़ेर असर होता है। बिल्कुल। इंसान क्या करता है, इंसान के अहवाल, इंसान की आदत, इंसान का किरदार और इंसान का बिहेवियर जो डेवलप होता है, उसकी दोस्तों के साथ संगत और उनके उठने बैठने में उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कि इंसान अपने दोस्त के रास्ते पर होता है, अपने दोस्त के दीन पर होता है। बस चाहिए कि देखे वो दोस्ती किससे कर रहा है। अगर उसका दोस्त अच्छा है तो यकीनन उसकी अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में उसको हेल्प करेगा, अच्छा किरदार अखलाक डेवलप करने में उसकी मदद करेगा। और अगर बुरा है तो उसको बुराई के रास्ते पर लगा देगा और इस हद तक तबाही निकल सकती है। कुरान मजीद कहता है कि क़यामत के दिन कुछ लोग इस बात पर अफसोस करेंगे और कहेंगे, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय काश फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता। अब आप अंदाज़ा करें इस दोस्ती का कितना असर है कि उस दोस्त ने इंसान को जहन्नुमी बना दिया और क़यामत के दिन अफसोस करने लग गया। होता दरअसल ये है कि जो ज़्यादा मजबूत होता है खा नेकी में या बुराई में, वो दूसरे पर असरअंदाज हो जाता है जो ज़्यादा मजबूत नहीं होता। इसलिए अव्वल तो ये चाहिए कि इंसान को मेहनत करके अपने बच्चों को शुरू से ये इतने मजबूत किरदार का बना दे कि उसके करीब कोई भी आए तो वो बजाय इसके कि इस पर अपना असर छोड़े, इसके रंग में रंग जाए। ये वालिदैन की जो ज़िम्मेदारी की बात है वो ये कि इस पर मेहनत करें, इस अपने बच्चे पर कोशिश करें और उसे इतना मजबूत बना दें और फिर हमेशा उस पर निगाह रखें, हमेशा उस पर नज़र रखें। क्योंकि शैतान ने भी एक वो ठेका लिया हुआ है और उसने कि इंसानों को गुमराह करेगा, दाएँ से आएगा, बाएँ से, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम। तो वो हर तरफ से आता है इंसानों को धोखा देने के लिए। तो इंसान के अगर इस दुनिया में भी दोस्त और उसकी संगत, उसकी सोहबत बुरी हो जाए तो शैतान का काम आसान हो जाता है और शैतान उस इंसान को जल्दी वरगला लेता है जो अच्छे लोगों में नहीं उठता बैठता। जैसी सोबत होगी वैसा उस पर रंग चढ़ आपने जाएगा। शैतान की बात की है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बच्चा बहुत कमज़ोर होता है और जो बुरी चीज़ होती है, बुराई होती है, वो सबसे पहले कमज़ोर चीज़ के ऊपर आकर अटैक करती है। एक बच्चा है वो उसका पैमाना जांचने का बड़ा कमज़ोर होता है, छोटे बच्चे का वो ना समझ होता है कि ये मैं अच्छे लोगों में बैठ रहा हूँ, उठ बैठ रहा हूँ, या मैं बुरे लोगों में उठ बैठ रहा हूँ। एक बच्चा अपनी सोहबत का तयन कैसे कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त को सलाम, आपको भी सलाम। पहले तो मैं बता दूं ये शुरू कैसे होता है। देखिए, एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी में मोरालिटी, जिसको उर्दू में खूब कहते हैं और आमतौर पर उसको इखलाकियात से वाबस्ता किया जाता है। जब इंसान दुनिया में आता है तो कुछ चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद जो मोरालिटी को डेवलप किया जाता है वो माँ बाप की सोबत, पहली सोबत माँ बाप की, भाई बहन की, घर वालों की, जो करीब के लोग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ये बच्चे की जो किरदार है और उसकी जो शख्सियत है उसकी तामीर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ अगर मजबूती हो, अगर जहाँ सही गलत का फ़र्क हो,
बात सच कहने की हिम्मत दी जाए, माँ बाप अपने इखलाक से, अपने किरदार से, अपने अमाल से बच्चे को शो करे कि उनके अंदर ये जो मोरालिटी है वो कितनी ज़्यादा है, कितनी मुस्तहकम है। फिर तीसरी चीज़ जो निखारती है उसके किरदार को, वो माहौल, माशरा है। पहला जो होता है वो स्कूल होता है। स्कूल में दो किस्म के होते हैं, एक असातिज़ा, एक दूसरे बच्चे जिनसे वो दोस्ती करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि 3 मुख्तलिफ पहलुओं से या 3 मुख्तलिफ मराइल में बच्चे का किरदार बनता है, उसकी शख्सियत बनती है, उसकी सोच बनती है, उसकी ख्याल साजी, उसकी जहन साजी बनती है। अब अगर माँ बाप ने अपने घर के माहौल में बच्चे को वो उसूल दिए हैं और उन उसूलों पे उन्होंने ख़ुद अमल किया है, तो वो बच्चा जब बाहर की दुनिया, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जहाँ पे भी जाता है, तो बैरूनी दुनिया जो है उसको मुतासर नहीं करेगी। मगर अब एक नया दौर आ गया जहाँ इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आसान हो गई है, सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक चौथा फैक्टर आ गया जो आज से 100 साल पहले नहीं था। ये चौथा फैक्टर जो है ये सबसे ज़्यादा मजबूत इस वक्त इसलिए है कि चौथे फैक्टर में सोशल मीडिया में इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो ये पहचान कर सके कि जो मालूमात वो देख रहा है या सुन रहा है वो सही है या गलत है। अब ये जो उसके जहन में मालूमात आ रही है, ये उसके अपने जो मोरालिटी थी, उसकी जो इखलाकियत थी, उसको कई दफ़ा चैलेंज करती है। तो फिर बात वहीं पे आ जाती है कि अगर माँ बाप की तरबियत ऐसी थी कि ज़िंदगी में कोई भी नई सिचुएशन आए, नई मालूमात आए, नए माहौल आए, तो बच्चा अपनी बेसिक इक़दार से हटे ना किसी सूरत में। और जिन घरों में होता है उनके बच्चे माहौल से और सोशल मीडिया से मुतासिर नहीं होते। तो सोबत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जिस तरह आप सीमेंट के अंदर मट्टी डालते हैं, पत्थर डालते हैं, पानी डालकर उसके बाद उसको एक ख़ास फर्मे में डालकर वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। ये जो इंतज़ार है शख्सियत के बनने का, ये मुख्तलिफ मराहिल से होता है और आखिर जाके सबसे आखिरी मरहला जो आजकल इंफॉर्मेशन एज है उसमें सोशल मीडिया आखिरी मरहला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है डॉक्टर साहब कि वाकई हमारी सोहबत का जो आज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जरिया है वो यही मोबाइल, इंटरनेट और ये सारी सोशल मीडिया ऐप्स हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ रेगुलर कॉलर याहिया भी कराची से मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। याहिया, क्या गुफ्तगू करेंगे आज आप? अस्सलाम वालेकुम, दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो, डॉक्टर साहब को खुशी सलाम हो। देखें, बात है कि डॉक्टर साहब की बात को मैं कैरी ऑन करूंगा। बात है कि हमें सोहबत कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द सोसाइटी ही कीप्स। तो बात ये कि हम लोग, हमें पहले तो पता इसलिए चल जाता था कि हमारे पास एक, हमें पता होता बच्चों के दोस्त कौन है, कौन क्या है, उनका एक जाहिर बात है फिजिकल का इंट्रैक्शन होता था या PTCL होता था जिसमें लोगों को पता था किसका फोन आ रहा है कैसे। अब सोशल मीडिया का जो चक्कर ये हो गया कि हमें नहीं पता कि बच्चे के कौन कौन बच्चों से ताल्लुक रखते हैं। वो जब इसमें जाते हैं तो उनके कितने फ्रेंड्स हो जाते हैं हमें अंदाजा नहीं होता, उनको अंदाजा नहीं होता। फिर इसी के थ्रू वो दोस्तियां करते हैं और इसी के थ्रू वो फिर वो गलत लाइन पे भी चले जाते हैं। अब मेरा सवाल ये, क्योंकि मैं मुख्तसर सवाल करना चाहूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बात ये कि हम बच्चे हमें डॉच नहीं लेने लगे, हमें नहीं पता उनकी सोहबत क्या है। हमें वो बच्चे, उनके जो दोस्त हैं हमारे घर नहीं आ रहे, वो बाहर कहीं मिल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। पहले तो बच्चे घरों में आते थे, पड़ोस में आते थे, हमें पता लग जाता था। अब इतना खतरनाक हो गया कि हमें अंदाजा ही नहीं हो पाता कि हमारे बच्चों के दोस्त कौन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चों के बिहेवियर से हमें जरूर अंदाजा करना है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप जरा बताएं कि हमें कैसे अंदाजा हो कि हमारा बच्चा किस सोहबत में रहता है, क्या उसके अंदर चेंजेस आ जा रही होती है, हमें नोटिफाई करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया याहिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब से इसका आंसर ले लेते हैं। मेरे पास नेक्स्ट कॉलर शाजिया मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। जी शाजिया, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा मसला ये है और मैं सवाल भी करना चाहूँगी कि मैं ना सिंगल मदर होने के नाते मैं अपने बच्चों को खुद पाल रही हूँ, ठीक है। ठीक है। तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मिडिल क्लास, ठीक है, पढ़ी लिखी हूँ 8वीं तक। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैं बच्चों को छोटी छोटी बात पे मुझे खुद बहुत सी टेंशन है, इनके मसाल मेरा ज़ाती नंबर भी लेना चाहूँगी, उनसे बात करना चाहूँगी। तो मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि माँ का किरदार बहुत अहम होता है बच्चों के लिए, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं अपनी इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा हूँ ना, मुझे बाद में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उनकी छोटी छोटी बात पे। हालांकि इतनी बात नहीं होती बच्चों की, लेकिन मैं उन्हें बहुत ज्यादा मार्क्स भी देती हूँ। सुबह के वक्त भी जब वो स्कूल जाते हैं तभी मैं उनको मार देती हूँ। तो मैं ये पूछना भी चाहूँगी और मैं उनसे ज़ाती नंबर भी लेना चाहूँगी, प्लीज। ठीक है मेरी बहन, आप परेशान ना हो, अभी डॉक्टर साहब से भी इसका आंसर ले लेते हैं, प्रोफेसर साहब से भी जान लेते हैं। मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ूंगी, मगर जिस तरह से सोहबत के हवाले से बात चल रही थी, अभी डॉक्टर साहब ने उसूलों के ऊपर भी बात की,
प्रोफेसर साहब, ये हमें अंदाज़ा कैसे हो कि हम जिस सोहबत में बैठ रहे हैं वो अच्छी है? अगर अच्छी है तो उसके उसूल क्या होते हैं कि हमें पता हो कि जी ये असूल इसके अंदर मौजूद हैं, जिन लोगों के आसपास हम बैठ रहे हैं तो इसका मतलब है हम अच्छी सोहबत में मौजूद हैं या फिर बुरी सोहबत में? अच्छा, ये इंसान के अंदर से ही इंसान को ख़बर हो जाती है, और अगर वालिदैन चाहें कि जाने कि कैसे लोगों में उठता बैठता है तो बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो चेंज है, बच्चे की इडियोसिनक्रेसीज में जो चेंज आती है और बच्चे की रूटीन में जो चेंज आती है उस पर निगाह रखें। खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये कैसे लोगों में उठ या बैठ रहा है। एक इंसान जिन लोगों के पास उठता बैठता है, खुद उसके अंदर से गवाही आ जाएगी कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। जो इंसान ने अपने वालिदैन से जो चीज़ें पाई, जो इनहेरिट की, जो इंसान के अंदर एक नेचुरल अल्लाह की तरफ से एक तकवा है, एक अंदर मुफ्ती बैठा है ना, ख़बरदार करता है इंसान को कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। ये हर इंसान के अंदर एक अलार्म लगा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बजता है कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, ये गलत है, तो ऐसी चीज़ से रोका जाए। लेकिन वालिदैन के लिए अर्ज़ करूँगा कि माँ बाप जब भी देखें कि उनके बच्चे ने डिवाइसेस, मोबाइल है या उसके पास लैपटॉप है या कोई भी दूसरी ऐसी चीज़, और उस पर उसने लगा लिए पासवर्ड्स जो वालिदैन को भी मालूम नहीं, तो समझें कि कुछ गलत हो रहा है। ओके, ये वो बच्चों, जी हाँ, ये बात बुनियादी याद रखें। आजकल हमारे यहाँ तो ये मसला है, माँ बाप ये समझते हैं कि दूसरों के बच्चे ख़राब हैं, हमारे बच्चे तो माशाल्लाह, फिर मेरी बेटी बहुत पाक साफ़, मेरा बेटा तो वो बस ऐसे है, मेरी तरबियत का असर है, मेरे खून। मैंने खुद लोगों से सुना है, लोगों के बच्चे ख़राब हैं, अल्लाह माफ़ करे, लोगों के बच्चे इतने ख़राब हो गए, हमारे बच्चे माशाल्लाह ऐसे हैं। जब ये वालिदैन अपने जहन से निकालें आपके बच्चे भी उसी तरह वल्नरेबल हैं, और शैतान के लिए भी और बुरी सोसाइटी के लिए भी इन पर जल्दी असर होगा, ये ख़राब होंगे। माँ बाप नज़र रखें कि उन्होंने मोबाइल्स पर क्या चीज़ें सर्च करते हैं, क्या क्या देखते हैं, उनकी सर्च हिस्ट्री में जाएं। हत्ता कि कम पढ़े लिखे माँ बाप भी ये बात देख सकते हैं कि अगर पासवर्ड लगा है, पासवर्ड खोल लें। वीडियोज़ तो समझते हैं, वीडियोज़ होंगी, कुछ ना कुछ होगा जो माँ बाप को क्लू दे देगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, आजकल हम अपने बच्चों को ये कह के स्पेस दे देते हैं कि ये प्राइवेसी है उनकी, और इसी नाम के ऊपर बच्चे जो चाहते हैं वो करते हैं। छोटा बच्चा जब ऐसी प्राइवेसी रखेगा लाजमन खराबी होगी, लाजमन कुछ ना कुछ ऐसी खराबी होगी। मेरे साथ इससे कॉलर मौजूद है, नुशाबा, उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी नुशाबा, आप क्या जानना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब और प्रोफेसर साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाह रही हूँ, माशाल्लाह टॉपिक बहुत अच्छा है। मेरा एक भांजा है, मेरा माशाल्लाह दामाद भी है, लाहौर इंजीनियर करके आया, तो वो उस माहौल में हॉस्टल में रहता था कि जहाँ उसने सब कुछ देखा, लेकिन वो बच्चा माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी, और उसमें इधर का उधर कुछ नहीं हुआ। मैं समझती हूँ कि आजकल के बच्चे इतने मैच्योर हैं कि वो अच्छा बुरा खुद देख सकते हैं, जिसने जिस तरफ जाना है वो जाएगा। और एक ठीक है, सोशल मीडिया ने बच्चों को बिगाड़ दिया, लेकिन जो मैच्योर बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, मैं फिर अपने दामाद की मिसाल दूंगी कि वो 5 साल लाहौर के अच्छे हॉस्टल में रह के आया है, उसने उधर सब कुछ देखा है, लेकिन वो बच्चा ये तो मेरी बहन नुशाबा, वाकई बड़ी अच्छी बात है। अगर एक बच्चा है घर से दूर भी रहा और उसके बावजूद ये आप लोगों की तरबियत का असर होता है डेफिनेटली, जो नज़र भी आ जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, चलिए नुशाबा और शाजिया याया के सवाल पे मैं जाऊंगी, मगर नुशाबा ने जिस तरह से कहा कि आज का बच्चा अपना अच्छा बुरा देख सकता, क्या आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? और शाजिया मेरी बहन ने जो क्वेश्चन किया था कि वो सिंगल मदर हैं, मगर उन्हें बात पे बात बच्चों पे गुस्सा आता है, मारती भी हैं, मगर बाद में खुद को मलामत भी करती हैं कि मैंने ये ठीक नहीं किया, क्या करें वो? जी, ये जो पहले तो मैं इस पे बात कर लूँ, बड़ा मुझे हैरत हुई जिस माँ का ये रवैया होगा। अब हम सोहबत की बात कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल आया। ये भी सोहबत है एक तरह से। माँ अगर तशद्दुद करती है बच्चे के ऊपर, तो बच्चे की किरदार में, उसकी शख्सियत में, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होगा। वो बच्चा बड़ा होकर दूसरों पे तशद्दुद करेगा, या फिर उसकी जो सेल्फ एस्टीम है, इज़्ज़त नफ्स है, वो मजरूह हो जाएगी, कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में नहीं होगा, या फिर उसके साथ कोई नफ्सियाती मसला होगा। तो पहली तो चीज़ें, ये खातून को एक बात समझा दें आप कि ये उनका एक नफ्सियाती मसला है जिसका इलाज ज़रूरी है। बच्चे इस तरह से होते हैं जिस तरह आप कच्ची मिट्टी से घरौंडे बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं। अब मिट्टी कच्ची है, अगर आपने गलत बनाया तो गलत शेप आ जाएगा। तो इस वक्त उनको चाहिए हमारे नफ्सियात के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं, ये बहुत ज़रूरी है।
दूसरी बात याया भाई की बात देखें, पहली तो चीज़ ये कि स्टार्ट कैसे करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं किताबों से मालूमात हासिल नहीं करता, मैं ज़िंदगी के तजुर्बात से हमेशा बात बताता हूँ। मेरे बेटे अली मुर्तज़ा जब छोटे थे तो उनके दोस्त जब बनने लगे स्कूल के अंदर, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे वो, तो हमने ये किया था कि हम उनके दोस्तों से मिलते थे और उनके दोस्तों के घर वालों यानी उनके माँ बाप से मिलते थे। जब हमने 10-12 माँ बाप को साथ, मतलब 10-12 दोस्तों के वालिदैन के साथ मुलाकात की और जब हमें इत्मीनान हो गया कि इस घर का माहौल कैसा है, इसका मतलब उस माहौल के बच्चे भी अच्छे होंगे, तो हमने अपने बच्चों को इजाज़त दी कि वो रात स्पेंड करने जा सके, उनके बच्चे हमारे घर आते थे। तो पहली बेस तो ये होनी चाहिए कि आपके बच्चे के जो दोस्त हैं उनके घर के बारे में और घर वालों के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। ये उस वक्त होगा जब आप इस चीज़ का तहिया करेंगे कि मुझे अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त अपनी औलाद के लिए निकालना है। आपके पास अगर वक्त ही नहीं है तो फिर आपको क्या पता कि आपका बच्चा क्या है। दूसरी चीज़, प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, देखिए जब बच्चा किसी सोहबत में जाता है, मिसाल के तौर पर मेरे ख्याल में आपकी इंट्रो में ही था कि इतर वाले के पास बैठेगा तो जिस्म से इतर की खुशबू आएगी। जी जी। अच्छा, किसी कोयले वाले के पास बैठेगा तो जिस्म काला होगा, मगर अब वो ज़माना नहीं रहा। अब ज़माना ये है कि कोयला बेचने वाला अगर बाकिरदार इंसान है तो भले जिस्म पर कालों को दाग जो है वो रूह पे नहीं होना चाहिए। और इसी तरह जो इतर बेचने वाला है उससे खुशबू तो बहुत आ रही है, मगर पता चला वो टेररिस्ट है या इस किस्म की सोच रखता है। तो पता ये चला कि हमें इंसान के किरदार को जांचने के लिए उसके बिहेवियर को जांचना पड़ेगा। तो अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे के बिहेवियर में तब्दीली है, मिसाल के तौर पे प्रोफेसर साहब ने पासवर्ड की बात की, बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ भी है, बच्चा लेट सोने लगा है, बच्चा देर से उठने लगा है, बच्चा नमाज स्किप कर रहा है, बच्चा खाना ज़्यादा खा रहा है या कम खा रहा है, छोटी छोटी बातों पर बच्चे को गुस्सा आ रहा है, बच्चा अपने कमरे में ज़्यादा है, माँ बाप से बात नहीं करता। आई कांटेक्ट, जब आप गुफ्तगू करते हैं, जब इंसान झूठ बोलता है तो हमेशा आंखें नीचे होती है या ऊपर की तरफ होती है, वो सामने आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा। ये वो इंडिकेशंस हैं कि जहां आपको लगे कि कुछ बिहेवियर में तब्दीली है, इसका मतलब पीछे कोई मसला है बहुत बड़ा। तो फिर अब माँ बाप को चाहिए कि बच्चे के साथ बैठे, उसके साथ बात करे और मालूम करे कि उसकी दोस्ती किन लोगों में है, वो सोशल मीडिया पे क्या क्या देख रहा है। और ये मैं बता दूं आज कि सोशल मीडिया का इतना पावर है, मैं अक्सर चूंकि आप लोगों को बताता हूँ प्रोग्राम में, बेसिकली ये लोग एनएलपी और हिप्नोसिस के जो उसूल है उसको इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया में। जहाँ कोई चीज़ बेचनी हो, किसी को कन्विंस करना हो, तो और ये उसूल ऐसे होते हैं कि इंसान के अंदर जो शऊरी तौर पर जो उसकी चौकीदार है, जो उसकी हिफाजत करते हैं उसके ईमान की, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो अंदर जो भी मशवरा डाला जाए तहते शऊर में जाता है और इंसान की सोच बदलना शुरू हो जाती है, तो वो फिर रास्ते से हट जाता है। बिल्कुल। तो इस हवाले से जो सोहबत है उसका बहुत ख़तरनाक असर भी है और बहुत अच्छा असर भी है। अच्छा, ये सोहबत के हवाले से चूँकि बात हमारी चलिए, प्रोफेसर कब बच्चों के ऊपर निगरानी आपको बड़ी कड़ी रखनी चाहिए, मौसर तरीके से उनकी निगरानी करनी चाहिए? इस्लाम क्या कहता है कि बच्चे के ऊपर किस एज के अंदर आप सख्ती करो और देखते रहो उसकी हरकत और सकनात को कि किस किस्म की हरकतें कर रहा है? असल में तो मैं आपको बात बताऊं, बच्चा बहुत छोटी उम्र में अपनी हैबिट्स डेवलप कर चुका होता है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बात की, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बच्चा बचपन जब उसका बिल्कुल कच्ची मिट्टी है ना, तो जिस तरह का मर्जी आप उसका बर्तन बना देंगे। जब वो बन गया, पक गया, अच्छा उसके बाद अगर आप उसको मोड़ेंगे वो टूट जाएगा, वो नहीं मुड़ सकेगा, आपको तंगी होगी बहुत ज़्यादा। इसमें गालिबन अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक नावल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अच्छा, उस नावल में उन्होंने जो बात साबित की वो ये कि बच्चे को नेक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और लेकिन बच्चे के अंदर ईवल स्पिरिट, अगर आप उस पर कोई मेहनत ना करें तो वो बच्चा खुद बहुत गुनाहगार बड़ा होगा। बच्चे के अंदर एक बीस्ट है, वो नफ्स है, वो शैतान है जो उसको हर वक्त गाइड कर रहा है बुराई की तरफ, और वो बुराई इंसान को शुरू में अच्छी लगती है, ल्योर करती है, वो इंसान को अपनी तरफ कशिश रखती है, बच्चा नासमझी में भी उसकी तरफ चला जाता है। अब यहाँ माँ बाप का काम है कि वो उसकी देखें जागने सोने की हैबिट्स क्या हैं, वो बच्चा क्या कर रहा है, पहले क्या था, बहन भाइयों के साथ उसका सलूक कैसा था, अब बात बे बात पर लड़ता क्यों है, घर से ज़्यादा बाहर क्यों रहता है, कमरे में क्यों अकेला रहता है, ज़्यादा उसको मोबाइल को ज़्यादा प्रेफर क्यों करने लग गया है, मोबाइल को छोड़ता क्यों नहीं, कोई बंदा उसका मोबाइल पकड़े तो उसे क्या मुसीबत बन जाती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर माँ बाप को हिकमत चेंज करनी चाहिए। अगर आपने शुरू में काम नहीं किया, उसके बचपन में मेहनत नहीं की, आप मसरूफ़ रह गए, बच्चे को छोड़े रखा, अब वो बड़ा हो गया, अब सख्ती करेंगे तो उससे आप मज़ीद नुकसान करेंगे। अब फिर एक हिकमत अपनाएं, बच्चे को ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा मोहब्बत दें, उससे अपनी तरफ मोड़ें,
अल्लाह के हुजूर सजदों में उसके लिए दुआएं मांगे, उसको किसी नेक बंदे की सोहबत में लाने की कोशिश करें जो औलिया हैं। ये बात याद रखें। ये जो मिसाल दी ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी है, उसमें अत्तार की मिसाल और ये जो भट्टी वाला है, उससे मुराद ये है कि अगर उससे इत्र ना भी मिला तो खुशबू रहेगी, मतलब कि एक अच्छा असर उसका होगा, एक अच्छा असर होगा। ये सिर्फ एक आप यूँ कह लें कि उसकी एक मिसाल पेश की, और बुराई वाले के पास बैठा, बुराई ना भी की तो नुकसान हो जाएगा। अब ये वालिदैन का काम है कि बच्चे के, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, उनके बच्चे के वालिदैन से मिलें, बच्चे के घर में जाएं, स्कूल में जाके टीचर्स से डिस्कस करें। यकीन जाने वालिदैन टीचर्स से पूछना मुनासिब नहीं समझते, जाते नहीं, वो समझते हमने फ़ी दे दी, हमने पैसे दे दिए, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। खत्म हो गया। मेरे पास डॉक्टर साहब लास्टली 2 मिनट्स हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ, बच्चे कई दफ़ा अपने दोस्तों के साथ इस हद तक अटैच हो चुके होते हैं, अगर चलिए 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लिया बुरे दोस्त हैं उनके, जब माँ बाप उनको रोकते हैं तो बच्चे या तो बगावत पे उतर आते हैं या फिर छुप छुप के अपने दोस्तों से मिल रहे होते हैं। ऐसे तमाम सूरत हाल में पेरेंट्स का किरदार कैसा होना चाहिए? पहली तो चीज़ ये है कि इंसान के फितरत में है अटैचमेंट, यानी अटैच हो जाना किसी चीज़ से, ये इंसानी फितरत में है। इंसान की ज़ात में जिस चीज़ की कमी होती है उसे वो तलाश करता है अपनी ज़ात से बाहर। अगर घर के अंदर उसको तवज्जो मिली है, उसको मोहब्बत मिली है, उसको अटेंशन, सबसे बड़ी चीज़ अटेंशन होती है, तवज्जो। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, कभी इस पर प्रोग्राम करें आप। तवज्जो अगर घर पे नहीं मिली और ये चीज़ें नहीं मिली तो वो बाहर तलाश करता है। अच्छा, बाहर क्या होता है, एक ग्रुप है जो मुंशियात का भी आदी है, गलत फिल्में भी देखता है, अब वहाँ उसे तवज्जो मिल गई, वो उस ग्रुप में शामिल हो गया। ये कई ऐसे किस्से हैं, ये जो बुली ग्रुप होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ एक कमज़ोर बच्चा जो है उसको 2-3 मारा उसको और वो फिर उनका दोस्त बन गया। अब उससे वो ताकत का एहसास होता है कि मैं तो कमज़ोर हूँ मगर मेरे दोस्त बड़े ताकतवर हैं, ये मुझे तवज्जो देते हैं, ये मुझे साथ बिठाते हैं, मुझे वक्त देते हैं। अब वो जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं वो बच्चा भी करेगा, जिस किस्म की एक्टिविटी में वो गैंग इन्वॉल्व है ये भी इन्वॉल्व होगा। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि घर के अंदर तवज्जो ना दे, बच्चे को मोहब्बत ना दे। याद रखें, माँ बाप ये एहसास दिलाए बच्चे को कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हम हैं, हम हैं। कोई मसला हो जिंदगी का, कोई गलती कर जाओ, कुछ कर जाओ, हमें आके बताओ। बिल्कुल, माँ बाप यहाँ पे इस किस्म का रवैया रखते हैं कि गलती करोगे तो मार पड़ेगी, तो वो बच्चा बताएगा नहीं। जो आपने तवज्जो वाली बात की, डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर एक कंप्लीट शो रखेंगे। बड़ा ही खूबसूरत ये टॉपिक है और वाकई ही बच्चों से रिलेटेड है, और ख़ासतौर पर उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चे को तवज्जो नहीं दे पाते और उसकी वजह से बच्चा बुरी सोहबत का शिकार हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर साहब, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही सुबह पाक से इजाज़त दीजिए। आज के इस शो का फीडबैक हमें ट्विटर फेसबुक पेज पर जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।